हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है युवराज सिंह ठाकुर और मैं आपको वेलकम कर रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल युवराज सिंह ठाकुर में। आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक नया चैप्टर मोशन इन वन डायनेमिक्स, जो कि किस चीज का पार्ट है, आपका काइनेमेटिक्स का पार्ट है। एक चीज मैं सभी लोगों के डाउट्स को पहले ही क्लियर कर दूं। हाँ, कुछ इशूज की वजह से क्लास जो है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर कंडक्ट नहीं हो पा रही है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने मेरे टेलीग्राम पर ये कमेंट तक कर दिया है कि सर क्या क्लासेस आपने बंद कर दी हैं। तो मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि जब तक पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है मैं क्लासेस जो है मैं किसी भी कंडीशन में बंद नहीं करूंगा। तो इस तरह की किसी भी बात के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है कि क्लासेस जो है वो बंद हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी है। जब तक पूरी की पूरी क्लासेस कंप्लीट नहीं होंगी, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, क्लासेस जो है बंद नहीं होंगी। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को एक चीज वापस, जो नए व्यूअर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं उन सभी लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास 11 क्लास 12 सीक्वेंशियली आपको पढ़ा रहा हूँ नीट जेई की बैचेस के हिसाब से। पूरे नोट्स आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, युवराज सिंह ठाकुर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। लिंक भी टेलीग्राम चैनल का जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। फिलहाल हम लोग स्टार्ट ने पहले फिजिक्स में ग्रेविटेशन चैप्टर को पढ़ा है, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन के साथ में। तो सबसे पहले कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा बिना टाइम वेस्ट किए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आती है वो आती है मैकेनिक्स की। आखिर मैकेनिक्स जो होता है वो क्या होता है। मोशन पढ़ने से पहले इन कुछ टर्म्स को आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो क्या होता है मैकेनिक्स? तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फिजिकल बॉडीज। मैकेनिक्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग ब्रांचेस। सबसे पहली चीज, अगर आप लोगों से मैकेनिक्स के बारे में पूछा जाए कि मैकेनिक्स क्या होता है, तो मैकेनिक्स आपका फिजिक्स की एक ब्रांच होती है। क्या होती है? फिजिक्स की एक ब्रांच होती है जो किसके साथ डील करती है? फिजिकल बॉडीज के मोशन के साथ डील करती है। तो फिजिक्स की जो ब्रांच फिजिकल बॉडीज के मोशन के साथ डील करे वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी मैकेनिक्स। इज इट क्लियर? अब मैकेनिक्स के जो है वो कितने पार्ट्स होते हैं? तो मैकेनिक्स का जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है स्टैटिक्स। दूसरा होता है काइनेमेटिक्स और तीसरा होता है डायनामिक्स। तो स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल बॉडीज एट रेस्ट की। अगर कोई भी फिजिकल बॉडी के रेस्ट के ऊपर, मतलब एक सिंपली आपके हाथ में अगर कोई पेन है उसे आप टेबल पे रख देंगे और उस पेन को नहीं छुएंगे, ना ही टेबल का स्लोप बिल्कुल जेंटल है, टेबल बिल्कुल प्लेन है, उसके ऊपर आपने पेन को रख दिया, तो वो किस स्टेट में होगी? वो होगी आपकी स्टेट ऑफ रेस्ट में। यही क्या कहलाता है? आपका स्टैटिस स्टैटिक पोजीशन में होगी। तो इसे हम किस में पढ़ते हैं? स्टैटिक मैकेनिक्स में हम इसे पढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करें काइनेमेटिक्स के बारे में। तो काइनेमेटिक्स क्या होता है? तो इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of motion of physical bodies without taking into account the factors which causes motion। अगर किसी बॉडी के अंदर मोशन हो रहा है और आप उसके फैक्टर्स को नहीं लेते हैं कि किन फैक्टर्स की वजह से मोशन हो रहा है, जब तक उस चीज को कंसिडर ना किया जाए और सिर्फ उस मोशन को पढ़ा जाए, तो उसे कहा जाता है काइनेमेटिक्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि आपकी गाड़ी है, गाड़ी के अंदर मोशन हो रहा है, ये चीज तो आपने देख ली, लेकिन गाड़ी में किस वजह से मोशन हो रहा है, जब तक हम इस चीज को नहीं पढ़ते कि भैया एक्सेलरेशन की वजह से जो है वो मोशन हो रहा है, तो जब तक एक्सेलरेशन के बारे में नहीं पढ़ा जाएगा तो उस तरह का मोशन काय में आएगा? काइनेमेटिक्स में। और जब मैं एक्सेलरेशन को इंक्लूड कर लूंगा अपनी स्टडीज में, तो उस तरह का जो मोशन आ जाएगा वो क्या कहलाएगा? डायनेमिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डायनेमिक्स की एक बॉडी जो है उसमें मोशन हो रहा है, उसकी स्टडी करनी है और किस वजह से उस बॉडी के अंदर मोशन हो रहा है, जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो वो अल्टीमेटली आपका क्या कहलाता है? डायनेमिक्स कहलाता है। चलिए, तो ये सारी टर्म्स आप सभी लोगों को क्लियर होंगी। इसके बाद में जो एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आती है वो आती है रेस्ट एंड मोशन। आखिर चैप्टर का नाम ही मोशन है, तो ये चीज समझना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेस्ट के बारे में। तो रेस्ट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। की एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट की कंडीशन में कब कहा जाएगा? जब वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे उसके सराउंडिंग के हिसाब से। उसके सराउंडिंग के हिसाब से जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका पोजिशन ऑफ रेस्ट। इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, व्हाइट बोर्ड इन द क्लासरूम इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर बच्चे भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, तो बच्चे इधर उधर मूव करते रहते हैं, बेंचेस को भी आप सभी लोग इधर उधर खसकाते रहते हैं, टीचर्स भी इधर उधर मूव करते हैं। तो व्हाइट बोर्ड के इन सबके कंपैरिजन में स्टेशनरी है, आपका जो है वो लगा हुआ है दीवार के ऊपर, तो परमानेंट दीवार के ऊपर ही क्या रहेगा? लगा रहेगा। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्टेट ऑफ
रेस्ट। आगे बढ़ते हैं, सेकंड जो है वो है मोशन। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग और विद रिस्पेक्ट टू द टाइम भी इसको आप बोल सकते हैं सिंपल डेफिनेशन में, कि एक ऑब्जेक्ट को मोशन में कब कहा जाएगा, जब ऑब्जेक्ट क्या करे, अपनी पोजीशन को चेंज करे सराउंडिंग के साथ साथ, तब उस ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट किस स्टेट में है, वो ऑब्जेक्ट है आपके स्टेट ऑफ मोशन में। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपसे नेचुरल स्टेट पूछी जाए तो नेचुरल स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज द स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब हमें प्राकृतिक रूप से जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो रखा जाता है। हर बॉडी क्या होती है, स्टेशनरी होती है। जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तब तक वो बॉडी क्या होती है, मोशन में नहीं आती है। जब मैं लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तब इस चीज को और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना ही आप लोगों को जो है ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसका भी एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा इसको। अगली जो बात आती है वो आती है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, कि जो रेस्ट और मोशन होते हैं वो क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं। मतलब एक दूसरे से कैसे होते हैं, कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के ऊपर ही जो होते हैं बेस्ड होते हैं। तो रेस्ट एंड मोशन डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर। द ऑब्जेक्ट इन वन सिचुएशन मे बी एट रेस्ट वेयर एज द सेम ऑब्जेक्ट इन अनदर सिचुएशन मे बी मोशन। क्या हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट क्या हो, एक सिचुएशन में हो सकता है रेस्ट पर हो, दूसरी सिचुएशन में क्या हो, वो ऑब्जेक्ट मूव कर जाए। ये तो एक बिल्कुल बेसिक सा फंडा है कि आपकी कोई भी बॉटल रखी हुई है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में, अगर आपने उसको एक्सटर्नली धक्का मार दिया तो वो किस में आ जाएगी, स्टेट ऑफ मोशन में है, आ जाएगी। चलिए अब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेल स्टडिंग दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो वी विल ट्रीट द ऑब्जेक्ट्स एज पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे उनका मास कैसा होगा, वो पॉइंट मास होंगे। पॉइंट मास का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पॉइंट मास। पॉइंट मास का मतलब होता है जब आपके ऑब्जेक्ट का मास सरफेस एरिया के कंपैरिजन में, जिस सरफेस एरिया पे रखा गया है वो, उस सरफेस एरिया के कंपैरिजन में उसका मास बिल्कुल नेग्लिजिबल हो तो उसे क्या कहा जाता है, पॉइंट मास कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें तो अगला हम इस चैप्टर के अंदर क्या कंसिडर करेंगे, तो एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड अ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट इफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन इट कवर्स अ डिस्टेंस मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज। एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कब कहा जाता है, जब वो अपने साइज से ज्यादा बड़े डिस्टेंस को कवर करे तब उसे क्या कहा जाता है, पॉइंट मास कहा जाता है। ये चीज मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताई। वी शैल कन्फाइन आवरसेल्फ टू द स्टडी ऑफ रेक्टेंग रेक्टिलिनियर मोशन। हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ रेक्टिलिनियर मोशन के ही बारे में जो है बात करेंगे। और रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या होता है, जब मोशन एक स्ट्रेट लाइन में होता है तब उस मोशन को क्या कहा जाता है, रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाता है। यहाँ लिखा हुआ भी कि रेक्टिलिनियर मोशन इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जब ऑब्जेक्ट क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे तब उसे क्या कहा जाता है, रेक्टिलिनियर मोशन, या फिर मोशन इन वन डायमेंशन या मोशन इन वन डी हम उसे कहते हैं। वही जो है हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। चलिए अब इसके बाद में हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं फटाफट फटाफट। तो देखिए पोजीशन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट्स व्हिच जनरली रेफर्स टू एज ओरिजिन। देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर आप किसी डिस्टेंस के ऊपर खड़े हैं तो उस डिस्टेंस में बताया जाएगा कि उसकी पोजीशन क्या होगी। और वो जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है उसे जनरली हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, कि ओरिजिन से जो है वो डिस्टेंस अल्टीमेटली बताई जाती है। नेक्स्ट बात करें तो टू डिफाइन द चार्जेस इन पोजिशन वी हैव टू फिजिकल क्वांटिटीज, कि हमारे पास क्या हो, दो फिजिकल क्वांटिटी हो तभी हम क्या कर सकते हैं, चेंज इन पोजीशन बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो इट इज द एक्चुअल पाथ, इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन। की क्या होता है, एक्चुअल पाथ होता है। तो व्हाट इज डिस्टेंस, इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन। की मोशन में जितना ज्यादा डिस्टेंस, मतलब जितना ज्यादा एक्चुअल पाथ बॉडी ने कवर किया है वो क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, आप 4 मीटर गए, मतलब एक ए पॉइंट है वहां से आपने चलना स्टार्ट किया, 4 किलोमीटर्स गए, बी पॉइंट पर पहुंचे और बी पॉइंट से वापस आप ए पॉइंट पर आए 4 किलोमीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 4 + 4 = 8 किलोमीटर आपका जो है वो हो गया।
वो तो एक्चुअल जो पाथ आपने ट्रैवल किया है वो क्या कहलाता है, आपका डिस्टेंस कहलाता है। डिस्टेंस के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। इसका डायमेंशनल फार्मूला m0l1t0 होता है। एक चीज इसके अंदर मेंशन नहीं है, वो चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, आप लोगों ने आपकी 9th और 10th क्लासेस में भी इस चीज को पढ़ा होगा। आप लोग नहीं कह सकते कि नहीं पढ़ा होगा, मैं खुद भी 9th 10th भी पढ़ाता हूँ, तो मैंने अपने बच्चों को बताया है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक बार आप लोगों को वापस बता देता हूँ कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। तो स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन से उन्हें किसी भी तरह से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है। जैसे डिस्टेंस को आप देखें तो ए से बी आप गए स्ट्रेट, उसके बाद बी से ए रिवर्स डायरेक्शन में आ गए, तो डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ा, कितना ट्रेवल किया उससे फर्क पड़ा, तो वो क्या कहलाती है, स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से फर्क पड़े, उस तरह की क्वांटिटीज को क्या कहा जाता है, उस तरह की क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज कहा जाता है। जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसका एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन। क्या होता है ये, क्या होती है आपकी डिफरेंस होती है फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच की। इस अगर इसको मैं शॉर्ट में बोलूं तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन कोर्स ऑफ टाइम इज आल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ये जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करता है कोई भी ऑब्जेक्ट आपका एक टाइम पीरियड में, वो क्या कहलाती है, उसके डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी एसआई यूनिट मीटर होती है, और उसका भी डायमेंशनल फार्मूला m0l1t0 होता है। डायमेंशनल फार्मूला में जो m है ये मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, l जो है वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और t जो है वो आपके टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है। यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं इस चैप्टर के, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं इस चैप्टर के। डिफरेंस बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो या आप किसी भी बड़ी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। कारण ये कि बड़ी बड़ी एग्जाम्स में डिफरेंस तो लिखने के लिए आ भी सकते हैं ना, अगर ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम है तो डिफरेंस लिखने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन इनके पॉइंट्स जो है वो ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस देखें तो इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम। अभी मैंने आपको बताया जो एक्चुअल पाथ ऑब्जेक्ट, मतलब जो एक पूरा पूरा पाथ ऑब्जेक्ट कवर करता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, वो क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। और इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी। स्केलर क्वांटिटी होती है आपकी डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इस बारे में भी मैंने भी आप लोगों को स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी समझाया। यहाँ पर ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन इज नेवर नेगेटिव और जीरो एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक बात तो है कि जो डिस्टेंस है आपका वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस हमेशा जो है वो पॉजिटिव होगा। अगर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है तो वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, जीरो के बराबर भी हो सकती है। The distance traveled is either equal or greater to the displacement and is never less than in magnitude। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो डिस्टेंस है वो क्या होगा आपका, the distance traveled is either equal or greater than displacement। की डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, बड़ा होगा। कभी भी डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकती है। और डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो या तो डिस्टेंस से कम होगी या फिर डिस्टेंस के कैसे होगी, बराबर होगी। डिस्टेंस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, पाथ ट्रैवल के ऊपर डिपेंड करता है। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है, द डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है और डिस्टेंस क्या होता है आपका एक्चुअल पाथ होता है। इसी वजह से डिस्प्लेसमेंट को आपके पाथ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ डिस्टेंस जो है वो आपका पाथ के ऊपर आपका डिपेंड करता है। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है यहाँ पर, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ये डिफरेंसेस को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, डिफरेंसेस को आपको बहुत अच्छे से मार्क कर करके जो है वो रखना है। अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस वजह से आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना है इन डिफरेंसेस का। ये डिफरेंस एमपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड है, कोई और भी अदर स्टेट बोर्ड, तो डिफरेंसेस जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें स्पीड और वेलोसिटी की, तो इट इज डिफाइंड एज अ टोटल पाथ
length traveled by the total interval of time during the motion has taken place. सिंपल भाषा में अगर मैं आपको स्पीड की डेफिनेशन बताऊं तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज द स्पीड। स्पीड की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस के अपॉन में टाइम होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है वो क्या कहलाती है, उसकी स्पीड कहलाती है। और वेलोसिटी क्या होता है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। स्पीड के लिए क्या लिख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज स्पीड, और द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। वही बात, स्पीड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और आपकी वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी और वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों ही जो है वो हो सकती है। इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड या तो वेलोसिटी से ज्यादा होगी या वेलोसिटी के बराबर होगी, और वेलोसिटी क्या होगी, या तो स्पीड से कम होगी या फिर स्पीड के बराबर होगी। तो ये 4 पॉइंट स्पीड और वेलोसिटी के डिफरेंस के भी आपको जो है वो ध्यान रखना है। यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द सेम डायरेक्शन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द टोटल लेंथ। मतलब सीधी सी बात है, इस केस में डिस्टेंस किसके बराबर होगी, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी। कि अगर एक स्ट्रेट पाथ के अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस को ट्रैवल उसने किया है, वो रिटर्न भी नहीं आया है, तो जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगी, अल्टीमेटली आपके डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगी। होप सो यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है, इसमें किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ें तो स्केलर वेक्टर क्वांटिटी वैसे तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि द फिजिकल क्वांटिटीज विच ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, वो क्या कहलाती है, स्केलर क्वांटिटीज कहलाती है। इसके एग्जाम्पल क्या है, मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, टेम्परेचर एक्सेट्रा। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, वो क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती है। इसके एग्जांपल क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। ये एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में बात करूं, सबसे पहले मैं बात करता हूं एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, तो इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल्स इन विच द डिस्प्लेसमेंट ऑकर्स। मतलब क्या है, कितनी बार इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड अगर आप निकालेंगे तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो निकल आएगी। इसका जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है या फिर किलोमीटर पर आर भी जो है वो हो सकती है। डायमेंशनल फार्मूला m0l1t माइनस का 1। तो देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, कोई भी एक बॉडी है तो वो क्या होगी, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ चलना स्टार्ट करेगी, वो हो जाएगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी, और एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के बाद वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब आपने घर से 0 पे की स्पीड पे गाड़ी चलाना शुरू किया और 30 की स्पीड तक गाड़ी की स्पीड को जो है एक्सेलरेट किया, और 30 पे गाड़ी को क्या कर दिया, स्टेबल कर दिया। फिर पूरी जर्नी जो है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपने क्या की, ट्रेवल की। तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी कितना फिक्स हो गया, 30 फिक्स हो गया। जब दोनों को डिवाइड करते हैं टोटल टाइम से, तो जो वैल्यू निकल के आती है वो वैल्यू किसकी निकल के आती है, वो वैल्यू आपकी निकल करके आती है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी की। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें एवरेज स्पीड के बारे में। क्या क्या एवरेज स्पीड क्या होती है, तो इट इज डिफाइंड एज द टोटल पाथ ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इंटरवल। मतलब जितना टोटल पाथ कवर किया है उसको किससे डिवाइड कर दीजिए, टोटल टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दीजिए, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू किसकी निकल के आएगी, एवरेज स्पीड की निकल करके आएगी। यहाँ तक होप तो सभी लोगों को ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर होगा, इसमें किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं होगा। चलिए, तो मैं आप सभी लोगों से फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हम लोगों की जो क्लास होने वाली है अब वो फिजिक्स की क्लास होगी मंडे को। मंडे के दिन फिजिक्स की क्लास में जो है इस चैप्टर को मैं पूरी तरह से कंप्लीट आप लोगों के लिए कर दूंगा। इस चैप्टर का जो पीडीएफ है वो मैं कल तक टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा, वहां से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, एक बहुत लंबे समय से कुछ 2-3-4 पीडीएफ्स हैं जो मैंने टेलीग्राम के ऊपर नहीं डाले हैं, तो वो सारे ही पीडीएफ जो है मैं अभी लाइन बाय लाइन टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर दूंगा, तो वहां से जो पीडीएफ है आप डाउनलोड कर सकते हैं। कल इसी टाइम पर आप लोगों की जो है वो होगी केमिस्ट्री की क्लासेस, और केमिस्ट्री में हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ नया।
स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ही थोड़ा सा नया पार्ट जो है वो मैं आप लोगों के साथ केमिस्ट्री में स्टार्ट करूंगा। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बिल्कुल ओपन है, वहां से आप कमेंट करके आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। जय हिंद।